राहुल जी की सवाल कि एक जवाब, अब तूफान में पले हुए हैं, न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थाम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी उस व्यक्ति को टाइगर ऑफ बंगाल के नाम से पुकारती हैं। कोई उसे बेताज बादशाह मानता है तो कोई गरीबों के मसीहा के तौर पर याद रखता है और कई तो उसे रॉबिन हुड मानते हैं। वह राहुल गांधी का भरोसेमंद सिपाही है जो सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस उम्र में बच्चे किताबें लेकर स्कूल जाते हैं, उसी उम्र में उस शख्स ने किताबें छोड़ बंदूक थाम लिया था। पढ़ाई की उम्र में वह नक्सलवादी बन गया और नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गया। इमरजेंसी के दौरान उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। आज अनसुनी कहानियां में बात नक्सली से नेता बनने वाले अधीर रंजन चौधरी की। राहुल गांधी जी हिंदुस्तान को बदलाएंगे, बिल्कुल बदलाएंगे, ये हम बड़ी दावे के साथ कह सकते हैं। दिखाते हैं बाहर 56 इंची छाती वाले एक महापुरुष है। उस सवाल से उनका 56 इंची छाती सिकुड़ते गए थे, वो भागे हुए थे कि मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ये मोदी एक से एक कायर की नाम होते हैं। बात 1990 के ठीक पहले की है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला आरएसपी यानी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ हुआ करता था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1951 के बाद से कांग्रेस द्वारा इस सीट को कभी नहीं जीता गया। केंद्र की सत्ता में मजबूत पकड़ रखने वाली कांग्रेस में अधीर रंजन चौधरी शामिल होते हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने जनसंपर्क करना शुरू किया तो पार्टी का जनाधार बढ़ने लगा। इसी बीच 1991 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बजता है। कांग्रेस ने नवाग्राम विधानसभा सीट से अधीर रंजन चौधरी को टिकट दिया। अधीर की दावेदारी को देखते हुए सीपीएम बौखला गई। उस समय प्रदेश में ज्योति बसु की सरकार थी। मौका देखकर करीब 300 सीपीएम समर्थकों ने अधीर रंजन चौधरी को खदेड़ लिया और एक मतदान केंद्र में बंधक बना लिया। किसी तरह अधीर बाल बाल बचे। चुनाव नतीजे आए तो उन्हें 1401 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वाम के गढ़ में उन्होंने पहला कील ठोक दिया था। अधीर के सांगठनिक क्षमता, साहस और सीपीएम के खिलाफ जुझारूपन की वजह से कांग्रेसियों में उनकी लोकप्रियता रातों रात बढ़ गई। हारने के बाद अधीर रंजन चौधरी अपने ठेके से हो रही कमाई को रॉबिन हुड की तरह जरूरतमंद लोगों के इलाज, पढ़ाई, बेटियों की शादी में खर्च करते रहे, जिससे आम लोगों में उनकी लोकप्रियता में खूब इजाफा हुआ। 1996 में अधीर रंजन चौधरी ने वाम दलों के अजय किले को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद तो उन्होंने इलाके में अपनी बादशाहत ऐसे कायम रखी कि उन्होंने अकेले बूते पर मुर्शिदाबाद जिले को कांग्रेस का अजय किला बना दिया। पार्टी के तमाम नेता इधर से उधर हो गए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी की बदौलत बंगाल में सीपीएम और टीएमसी की आंधी में भी अब तक कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है। मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक कई बार आला कमान की इच्छा के खिलाफ जाकर बागी उम्मीदवारों को जिताया है। लेकिन अधीर की शख्सियत ऐसी है कि बावजूद इसके पार्टी हाईकमान ने उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की है। राजीव गांधी के समय में कांग्रेस में शामिल होने वाले अधीर रंजन चौधरी नक्सली हुआ करते थे। बचपन में स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़कर नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए थे। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया तो अधीर रंजन चौधरी को मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 1977 में पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की सरकार आई तो उन्होंने सैकड़ों नक्सलियों को माफी दे दी। अधीर रंजन उनमें से एक। सरकार द्वारा माफी मिलने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने ठान लिया कि अब वो एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और समाज के साथ साथ देश सेवा के लिए जीवन समर्पित कर देंगे। हालांकि अधीर बाबू ने बंदूक तो छोड़ी, लेकिन आक्रामकता नहीं। उन्होंने नक्सलवाद का रास्ता तो त्यागा, लेकिन लड़ाई नहीं। लड़ाई जो कभी सीपीएम के शासनकाल में तो कभी टीएमसी की राज्य मशीनरी से, लेकिन वे डटे रहे और कांग्रेस में लगातार अपना कद बढ़ाते रहे। राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाने के बाद उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लगातार मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रहे। कि मोदी जी के साथ हमारे अमित शाह जी शायद कहीं घूमने गए और सदन को अपने
भगवान की मर्जी पे खिलौने की तरफ फेंक के चले गए, दौड़ के जाए और अमित शाह की मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। इधर उधर की बात ना कर, बता कफिला कैसे लूटा। ये दिल्ली है दिल्ली, और ये दिल्ली हमारा दिल है कि दिखाते हैं बाहर 56 इंची छाती वाले एक महापुरुष है। उस सवाल से उनका 56 इंची छाती सिकुड़ते गए थे, वो भागे हुए थे कि मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये मोदी एक से एक कायर की नाम होते हैं। बात 2007 की है। यूपीए ने प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया और दिल्ली के अशोका होटल में सोनिया गांधी ने डिनर का आयोजन किया। वैसे तो डिनर का मकसद सांसदों की प्रतिभा पाटिल से मुलाकात कराना था। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियरंजन दास मुंशी के साथ अधीर बैठे हुए थे। प्रतिभा पाटिल से परिचय कराते हुए सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी को टाइगर ऑफ बंगाल कहा। पश्चिम बंगाल की सियासत की कद्दावर नेता ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी में 36 का आंकड़ा रहा है। साल था 1996। पश्चिम बंगाल में चुनावों का बिगुल बजा। ये वो वक्त था जब ममता बनर्जी कांग्रेस में हुआ करती थी। टिकट बंटवारे को लेकर कोलकाता में कांग्रेस की बैठक चल रही थी। उत्तरी बंगाल के मुर्शिदाबाद सीट को लेकर चर्चा होती है। पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी का नाम आगे किया तो ममता बनर्जी अड़ गए और उन्होंने अधीर को टिकट दिए जाने का विरोध किया। हालांकि ममता के विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ा। अधीर को टिकट मिलता है और पार्टी के फैसले पर वे खरे उतरते हैं और जीतकर विधानसभा पहुंच जाते हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव में शुरू हुआ जीत का सिलसिला 3 साल बाद लोकसभा चुनाव में भी कायम रहता है। अधीर लगातार जीतते हैं। फिर आता है साल 2019 का लोकसभा चुनाव। टीएमसी के अखंड राज्य में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी 17 सीटें जीती, लेकिन इस चुनाव में 1999 से लोकसभा चुनाव फतेह करने वाली अधीर रंजन चौधरी ने अपना करिश्मा कायम रखा। करीब 1.5 दशक पहले एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने अधीर रंजन चौधरी को प्रिंस ऑफ मुर्शिदाबाद बताया था। मुर्शिदाबाद इलाके में अपनी बादशाहत कायम करने वाले अधीर रंजन चौधरी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पहली बार लोकसभा पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की थी। दरअसल अधीर रंजन की पहल पर प्रणब मुखर्जी ने साल 2004 में जंगीपुर संसदीय सीट से अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता था। अल्पसंख्यक बहुल इलाके में प्रणब मुखर्जी की जीत के असली वास्तुकार अधीर रंजन चौधरी ही थे। प्रणब मुखर्जी को लोकसभा पहुंचाने के बाद ही अधीर हाईकमान की नजरों में आ गए। सियासत में अधीर बाबू को विरोधियों के अलावा अपनों का भी सामना करना पड़ा। अधीर कांग्रेस में अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे थे तो उनकी पहली पत्नी अर्पिता मजूमदार चौधरी ने तलाक के बाद टीएमसी ज्वाइन कर लिया और उनका भाई अभी भी टीएमसी में है। 15 सितंबर 1987 को दोनों की शादी हुई थी, लेकिन बीतते वक्त के साथ दोनों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा होने लगी। आखिरकार दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। अधीर के खिलाफ होने के बाद अर्पिता उन्हें मुर्शिदाबाद में ही चैलेंज करने लगी, लेकिन नियति को यह ज्यादा वक्त तक मंजूर नहीं था। जनवरी 2019 में उनका निधन हो गया। इससे पहले उनकी इकलौती बेटी श्रेयसी चौधरी की 2006 में अपार्टमेंट से गिरने से मौत हो गई थी। बेटी और पत्नी की मौत के बाद अधीर रंजन चौधरी के जीवन में मायूसी छाई थी। ऐसे में उनकी मुलाकात अतासी चट्टोपाध्याय चौधरी से हुई। बाद में उन्होंने अतासी से शादी कर ली। दोनों ने एक बेटी को गोद लिया है। नक्सली से सियासत में अधीर का कद बढ़ा तो विवादों से उनका नाता पड़ता गया। विवाद और अधीर एक ही सिक्के के दो पहलू बनते गए। 1996 के विधानसभा चुनाव में उन पर सीपीएम नेता के परिजन की हत्या का आरोप लगाया गया। अधीर रंजन चौधरी की गिरफ्तारी हुई और जेल में बंद कर दिए गए। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने उन्हें नवग्राम सीट से उम्मीदवार बनाया तो प्रचार प्रसार मुश्किल था क्योंकि अधीर जेल में बंद थे। अधीर ने प्रचार का अनूठा तरीका अपनाया। जेल के भीतर ही अधीर के भाषणों को रिकॉर्ड किया जाता था और पार्टी की रैलियों में उसे चलाया जाता। नतीजे आए तो अधीर विजयी हुए और पहली बार विधानसभा पहुंचे। इससे पहले 1993 में एक चर्चित वेबसाइट से सांसद प्रमोतेश मुखर्जी ने अधीर को क्रिमिनल, गुंडा, स्कूल ड्रॉप आउट और निरक्षर तक कहा और आरोप लगाया कि अधीर रंजन चौधरी ने अपराध और ठेकों से करोड़ों रुपए कमाए हैं।
जिसके जरिए वह लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अधीर पर कांग्रेस का भरोसा बना रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1999 में कांग्रेस ने उन्हें बहरामपुर से टिकट दिया। 1951 के बाद से वहां कांग्रेस कभी नहीं जीती थी, लेकिन कहते हैं कि वीर और धीर व्यक्ति इतिहासों में भी लीक कर देते हैं। अधीर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने 1999 के लोकसभा चुनाव में आरएसपी के मौजूदा सांसद प्रोमेतेश मुखर्जी को हराकर पहली बार नई दिल्ली पहुंचे। इस जीत के बाद सभी आरोपों से बेपरवाह अधीर ने अगला चुनाव भी जीता और लगातार 5 बार इस सीट से लोकसभा पहुंच चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी लेफ्ट पार्टियों और टीएमसी के साथ किसी भी तरह के समझौते के सख्त खिलाफ रह चुके हैं। वे शुरू से ही राज्य की दोनों पुरानी पार्टियों से समान दूरी बरतने की वकालत करते रहे। अधीर अक्सर कहते रहे हैं कि एक पैदल सिपाही है जो युद्ध के मोर्चे पर हमेशा सामने रहता है, इसीलिए वह पैदल सिपाही की तरह लड़ते रहेंगे। अपने इस बात पर वे अब भी कायम हैं। जब कांग्रेस हाईकमान ने इंडिया गठबंधन बनाया तो अधीर रंजन चौधरी उसमें शामिल ममता बनर्जी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वे आज भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पार्टी को टीएमसी के साथ गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। चलिए अब आपको चौधरी के सियासी सफर के बारे में बताते हैं। 2 अप्रैल 1956 को बंगाली परिवार में जन्मे अधीर रंजन चौधरी के पिता का नाम निरंजन चौधरी था। बंगाल में जब बैलेट के साथ बम चलता था तब अधीर ने सियासत में कदम रखा। 1996 में पहली बार विधायक बनने वाले अधीर 1999 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। तब से अब तक अजेय हैं। 28 अक्टूबर 2012 में मनमोहन सिंह की सरकार में चौधरी को रेल राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं 10 फरवरी 2014 को पार्टी ने उन्हें बंगाल का अध्यक्ष बना दिया। संसद पहुंचने के बाद भी विवादों ने अधीर का पीछा नहीं छोड़ा। अपने व्यवहार की वजह से उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें संसद से निलंबित कर दिया था। इससे पहले 2015 में भी तत्कालीन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अमर्यादित आचरण की वजह से एक दिन के लिए अधीर रंजन चौधरी को निलंबित कर दिया था। बंगले को लेकर भी अधीर बाबू विवादों और सुर्खियों में रह चुके हैं। सरकार बदलने के बाद 22 जनवरी 2015 को अधीर को दिल्ली में दूसरा बंगला अलॉट किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नए बंगले में सुविधाओं की कमी है। अधीर ने कहा कि वह पुराना बंगला खाली नहीं करेंगे। बंगला विवाद उस समय और बढ़ गया जब उन्हें न्यू मोतीबाग के घर से बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया। इस बारे में उन्होंने स्पीकर सुमित्रा महाजन को पत्र लिखा। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी 2016 को पुराने बंगले में बने रहने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो आज अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित व्यक्ति की अनसुनी कहानियों के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।